नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पर। अपन लोग राष्ट्रपति टॉपिक को लेकर बातें कर रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में अपन लोगों ने जाना था कि भारत में अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद अपन लोगों ने राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में बात हुई। अपनी राष्ट्रपति पद को लेकर जो शक्तियां हैं उन सॉरी राष्ट्रपति पद को लेकर योग्यताओं पे चर्चा हुई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इस पे बात हुई। और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जाता है, उस महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, उस पर भी अपन लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों से होकर चलती है। तो जो अपने नेक्स्ट पार्ट अपने जो डाला था जिस पे बात हुई थी वो राष्ट्रपति पार्ट फर्स्ट था। आज अपन लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करेंगे। कार्यपालिका की शक्तियां संबंध में जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं उनके बारे में अपन लोग बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन लोगों ने कल भी बात की थी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त शक्तियां, समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। मतलब कार्यपालिका संबंधी जितने भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। लेकिन वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थों का मेरा मतलब है कि मंत्री परिषद की सलाह से काम किए जाएंगे। अर्थात राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो होते हैं प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होती है और उनके सहयोग से, उनकी सलाह से ये कार्य संपन्न करेंगे। अनुच्छेद 53 के बाद और अन्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की मैं बात करूं तो एक अनुच्छेद जिस पर अपन लोग बात करेंगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि लोकसभा में, अनुच्छेद 75 कहता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये कहता है आर्टिकल 75। अब मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो क्या करेंगे? अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे प्रथम बैठक में बहुमत साबित करना होगा। ये राष्ट्रपति की सब विवेकीय शक्तियों में आती है। अनुच्छेद 75 पे बात चल रही थी कि अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी बात हमारी यहाँ से हुई कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी दल के नेता को क्या नियुक्त कर देंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। तीसरी बात, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे, अनुच्छेद 75 पे ही बात कर रहा हूँ मैं। पीएम की अनुशंसा पे, पीएम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें शपथ दिलाएगा। मतलब यहाँ से एक स्पष्ट तथ्य आपके सामने निकल कर आ रहा है
कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ये राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं है। ये किसके कहने पर नियुक्ति हो रही है? प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्ति हो रही है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें शपथ भी दिलाएगा। 2 अनुच्छेदों पे बात की, 53 और 75 पर अपन लोगों ने। आगे अपन लोग बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पे ही हमारी चर्चा चल रही है और अनुच्छेद 77 की बात कर लेता हूँ। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 जो कहता है वो संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संघ सरकार के कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से। मतलब अनुच्छेद 77 कहता है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वह कार्य आवंटन का नियम भी कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। याद रखें, कार्य आवंटन के नियम भी कौन बनाएगा? राष्ट्रपति ही बनाएगा। कार्य आवंटन के नियम भी किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। मतलब संघ सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और कार्य आवंटन के नियम भी कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 77 के बाद अन्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की अगर अपन बात करें तो एक आर्टिकल आता है 78, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश के पीएम से शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था संबंधी क्या प्राप्त कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कौन कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है। वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 पे ही बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी विधि निर्माण के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, या राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से किसी विषय पर चर्चा करवा सकते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें कि राष्ट्रपति विधि निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से किसी भी विषय पर चर्चा करवा सकता है या करवा सकते हैं। वो किसी भी विषय को लेकर मंत्री परिषद से क्या करवा सकते हैं? चर्चा करवा सकते हैं। ये भी कौन कहता है? अनुच्छेद 78 ही जो है वो अपना कहता है। वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 को लेकर ही प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर कोई सूचना मांगना चाह रहे हैं तो वह राष्ट्रपति को क्या करेंगे? उपलब्ध करवाएंगे। ये भी कौन कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है। और इसी की एक बार भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन सुन ले मेरा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति, सॉरी भाई, अनुच्छेद 78 को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। राइट आंसर था अनुच्छेद 78, क्योंकि उत्तरदायी हो गया ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य बन गया है कि वह मांगी गई सारी सूचनाएं जो हैं वो किसे उपलब्ध करवाएंगे? राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएंगे। इसी कारण इस क्वेश्चन की थोड़ी सी पॉलिटी जो है वो एक शब्दों का खेल है, भाषा को समझें। अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ चुके हैं और ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो आप का उत्तर जो है वो सही ही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को वो घुमा देते हैं और अपन लोग उस तथ्य को समझ ही नहीं पाते हैं। अनुच्छेद 78 पे अपन लोगों ने बात की है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात की है। वहीं अगर मैं बात करूं
तो राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी को शपथ दिलाता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। महान्यायवादी क्या होता है? आपके दिमाग में सीधा ही क्वेश्चन आ गया कि सर ये महान्यायवादी कहाँ से लेके आ गया? अटॉर्नी ऑफ जनरल। महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी अपन लोग जब आर्टिकल 76 की बात करेंगे तब आपको महान्यायवादी बताया जाएगा, लेकिन बता देता हूँ, यह एक केंद्र सरकार का वकील होता है जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का काम करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि महान्यायवादी रखेंगे, अटॉर्नी ऑफ जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। कई बार कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि इस विषय पर सरकार को 7 दिन का 10 दिन में नोटिस दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि आप अपना पक्ष रखें। या सरकार की तरफ से जो केस लड़ने के लिए वकील कोर्ट में जाता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति की सर्वविवेकीय शक्ति नहीं है। याद रखें, सर्वविवेकीय शक्ति नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सर्वविवेकीय और प्रसाद पर्यंत में अंतर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, सर्वविवेकीय और प्रसाद पर्यंत में अगर अंतर की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, सर्वविवेकीय अपन लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 75 पे कि राष्ट्रपति जो है अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो क्या करेगा? किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वह शपथ दिलाने का काम उस किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वह शपथ जो बहुमत भाई कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया था इस कारण। अनुच्छेद 75 पे अपन लोगों ने बात की थी और अनुच्छेद 75 को मैं जब बता रहा था तो आपको बताया था कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे। वहाँ वह किसी से सिफारिश या परामर्श नहीं ले रहा था, अपने विवेक से बना रहा था। वो क्या थी? सर्वविवेकीय शक्तियाँ थी। लेकिन जैसे मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? प्रधानमंत्री के कहने पे कर रहा है। जैसे कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, या हमने महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की, किसके कहने पे कर रहा है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के कहने पे कर रहा है। इसलिए ये सर्वविवेकीय शक्ति नहीं है, ये क्या है? प्रसाद पर्यंत में आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अपन लोग बात कर रहे थे कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, CAG की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वहीं अगर बात करें तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वहीं अगर बात करें अपन लोग राज्यों में राज्यपाल के साथ ही अपने जो समस्त आयोग हैं, समस्त राष्ट्रीय स्तरीय आयोग जैसे UPSC के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, योजना आयोग, वित्त आयोग, इन समस्त राष्ट्रीय स्तरीय आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ये भी क्या थी? एक कार्यपालिका संबंधी ही शक्ति थी। वहीं अपन लोग कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पे बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अनुच्छेद 74 को लेकर। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद 74 की बात कर रहे हैं। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री या प्रमुख जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मतलब इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। समझ में आ रही है? 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वहीं 74 ही कह रहा है कि इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो भी कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा।
राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से ही काम करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो किसकी सलाह से ही काम करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेंगे। आपको दो संविधान संशोधन याद होंगे, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन करते हुए यहाँ पे अनुच्छेद 74 में प्रावधान भी हो गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा या उसी की सलाह से काम करना होगा। तो फिर तो राष्ट्रपति के पास कोई विवेक ही नहीं रहा, राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं रहा। मोरारजी भाई की सरकार बनती है, 44वां संविधान संशोधन होता है और यहाँ हमने लिखा कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। मेरी बात फिर से समझें कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम कर रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में ही लिखा हुआ है। ये हमारी कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को लेकर राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं उन पे हमने बात की। अब अपन लोग राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हैं उन पे बात कर रहे हैं। एक लंबा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियों पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति टॉपिक के 2 या 3 पार्टों में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास व्यवस्थापिका के संबंध में कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से कार्य करता है? इससे पहले अपन लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लोकसभा राज्यसभा, उस समय भी एक आर्टिकल की चर्चा हुई थी, जो आर्टिकल था 79। राष्ट्रपति जो है भारत की संसद का निर्माण, भारत की संसद जो है वो किन से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन सब से मिलकर किन का निर्माण होता है? देश की संसद का निर्माण होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनेगी। अर्थात राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? एक अंग होता है, एक हिस्सा होता है। आप कहेंगे क्यों राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है या हिस्सा क्यों होता है? तो देश में कानून बनाने की अगर बात करें अपन, तो कानून बनने से पहले बिल होता है। पहले क्या होता है? बिल के रूप में होता है, एक विधेयक के रूप में होता है। वह विधेयक या कोई भी बिल कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। मतलब देश की लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक को पारित कर देती हैं, किसी भी बिल को पारित कर देती हैं, उसके बाद वह कानून का रूप तब तक नहीं लेता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। इसलिए देश में कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। लेकिन संसद, लोकसभा और राज्यसभा ने तो बिल पारित कर दिया, वह कानून का रूप कब ले रहा है? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसी कारण राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अंग होता है, या राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। मेरी बात स्पष्टतः समझ में आ रही होगी आपको। अनुच्छेद 79 पे अपन लोगों ने बात कर ली है। वहीं व्यवस्थापिका के संदर्भ में ही बातें चल रही हैं, शक्तियों के संदर्भ में ही हमारी बातें चल रही हैं। तो एक अनुच्छेद है 99, राष्ट्रपति संसद के समस्त सदस्यों को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के जो भी समस्त सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। वहीं बात करें अनुच्छेद 80(3) की, राज्यसभा में भी बात कर चुका हूँ, फिर से बात कर रहा हूँ। 80(3) कहता है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में
मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के जो विशेष योग्य जन लोग हैं उनको 12 सदस्यों को कहाँ मनोनीत करेगा? राज्यसभा में मनोनीत करेगा। मैं आपको फिर बता दूं, आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये मनोनीत करने की जो राष्ट्रपति के पास जो शक्ति आप बता रहे हैं ये सविवेकी है क्या? तो नहीं है, क्योंकि ये जो मनोनयन होगा वो किसकी सलाह से होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिन सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाएगी उन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। समझ में आ रही है बात? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने 12 सदस्य मनोनीत करता है? कौन से क्षेत्र से करता है? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, जिन पे अपन लोग राज्यसभा में भी बात कर चुके हैं। लेकिन याद रखें, ये राष्ट्रपति की सब विवेकीय शक्ति नहीं है। यह राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सिफारिश से यहाँ पर क्या करने जा रहा है? मनोनयन करने जा रहा है। अनुच्छेद अगले आर्टिकल पे बात करते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी ही शक्तियों को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और अगले अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, या सत्र आहूत करते हैं और सत्र अवसान करते हैं। याद रखें किस आर्टिकल के तहत संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। वहीं याद रखें राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 ही राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति देता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति तो जब चाहे तब भंग कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर लोकसभा में कोई दल जिसकी सरकार बनी हुई है और वो बहुमत खो देता है तो आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। ये कहता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगले आर्टिकल की बात करें तो अगला आर्टिकल जो अपना है वो अनुच्छेद 86, जिस पे अपन लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेगा। 86 और 87 दोनों पे बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर है इनमें, तो आप समझने की कोशिश करें। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को जब संबोधित 85 के तहत अपन लोगों ने क्या बुलाया था? अधिवेशन बुलाया था। और 86 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के अधिवेशन को संबोधित करेगा। ये कौन सा कह रहा है? अनुच्छेद 86 कह रहा है। ये जो संबोधन होगा, जो राष्ट्रपति का भाषण होगा, वो कौन तैयार करेगी? मंत्रिपरिषद तैयार करेगी। मतलब राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाएगा, बुलाने के बाद राष्ट्रपति का स्पीच होगा और ये स्पीच किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति का जो भाषण है वो तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के विशेष अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये संसद का विशेष अधिवेशन क्या हो गया? 86 भी तो कह रहा है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुला सकते हैं और उसे संबोधित करेंगे। आप फिर कह रहे हैं 87 में कि राष्ट्रपति संसद के विशेष अधिवेशन को संबोधित करेंगे। विशेष अधिवेशन के बारे में बात करें तो हर साल का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो एक विशेष अधिवेशन होता है। आपको पता होगा संसद के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। जब सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बजट सत्र, दूसरा सत्र आपको पता होगा मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होने अनिवार्य हैं और 2 सत्रों के अंतर्गत अधिकतम 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है। तो जो ही संसद का सत्र शुरू होगा, राष्ट्रपति शुरू करेगा। जो ही प्रथम सत्र जब शुरू होगा, जैसे बजट सत्र से शुरुआत होगी, तो उसकी जो पहली बैठक है उसे संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह है विशेष अधिवेशन। दूसरी बात,
मान लो मार्च अप्रैल के बाद, जैसे बात करें जून जुलाई में चुनाव कंप्लीट हुए, नई लोकसभा का गठन होकर आया और नई लोकसभा की जब पहली बैठक होगी, पहला अधिवेशन होगा, उसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। वो भी क्या रहेगा, विशेष अधिवेशन रहेगा। समझ में आ रही है? नई लोकसभा गठन की पहली जो अधिवेशन हो रहा है, पहला अधिवेशन, उसे भी कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति। ये भी कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 87 में लिखा गया है। 86 और 87 दोनों पे अपन लोगों ने बात कर ली है। वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। लोकसभा में भी मैंने बात की थी इस अनुच्छेद को लेकर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। मतलब अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाएंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लेगा। वही मैंने बताया था 118 कहता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। याद रखें, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा, 118 कह रहा है ये बात। 118 कहता है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। याद रखें, 108 के तहत क्या बुला सकता है राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। वहीं अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। जैसे संसद ने, दोनों सदनों ने किसी विधेयक को पारित किया, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अनुच्छेद 74 पे भी अपनी बात हुई थी, तो कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह है मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो उसे पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई विधेयक भी दोनों सदनों से पारित हो गया है तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आ रहा होगा, अध्यादेश क्या होता है। जब संसद का सत्र चल नहीं रहा हो, देश में किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर जारी किया गया अस्थायी कानून क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे कोई सरकार को कानून बनाना है, संसद का सत्र चल नहीं रहा है, तो अब वो ये तो है नहीं कि संसद का सत्र शुरू करेंगे, उसके बाद दोनों सदनों को बुलाएंगे, विधेयक पारित करवाएंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे और वो राष्ट्रपति के पास लेकर जाएंगे और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही वो अस्थायी कानून बन जाएगा। वही क्या कहलाता है, अध्यादेश। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश किन विषयों पर जारी कर सकता है? तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अब आप कहेंगे कौन से विषयों पे केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो अगर कोई विशेष संघ सूची का है उस पर अध्यादेश जारी हो सकता है। अगर कोई विशेष समवर्ती सूची का है तो भी उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज अपन लोगों ने बात की है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आपसे अपनी अगली क्लास जो होगी उसमें राष्ट्रपति पर ही चर्चा जारी रहेगी हमारी, और राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर अपन लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।